हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा टफ भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ये एग्ज़ाम में आता भी है, पहले पढ़ा भी है आपने। इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने दी थी आपको जब मेंडलिज्म कर रहे थे। तो बच्चे, आज ये जो टॉपिक है ये है लिंकेज। तो लिंकेज क्या होता है, हमने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे ना डिविएशंस इन मेंडलिज्म, कि जो मेंडल ने जो लॉज दिए थे, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस था या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट था, उसमें हमने डिविएशंस की थी। एक्सेप्शंस कौन सी थी? तो उसमें जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कर रहे थे हम, तो मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि इसमें जो दो या दो से ज़्यादा जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं, जब उसमें क्रॉस किया जाता है, जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस किया जाता है, तो रेशो 9:3:3:1 आती है। और टेस्ट क्रॉस रेशो आती है 1:1:1:1। ठीक है। लेकिन जब बेटसन और पुन्नेट दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1906 में स्वीट पी, जिसको लेथाइरस ऑडोरेटस कहते हैं, इन्होंने कुछ क्रॉस किए। ठीक है। क्रॉस किस में किए? जैसे एक फ्लावर था, उसका ब्लू फ्लावर था जिसके लॉन्ग पोलन थे, और एक रेड फ्लावर था जिसके राउंड पोलन थे। तो ये देखो, ये पेज नंबर 72 पे ये क्रॉस बनाए हैं। इन्होंने क्या किया? क्रॉस किया। तो इनको अगर तो मेंडल के हिसाब से चलते तो हमें टेस्ट क्रॉस रेशो क्या मिलनी चाहिए थी? 1:1:1:1। लेकिन यहाँ पे जो टेस्ट क्रॉस रेशो मिली ना, वो मिली हमें 7:1:1:7। ठीक है। जब इसका जीनोटाइप थोड़ा सा चेंज किया, जैसे ये देखो, पेरेंट्स जो हैं, एक बिल्कुल ही डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है, डबल रिसेसिव है। तो दूसरे केस में ये राइट साइड और लेफ्ट साइड पे दो क्रॉस बनाए हैं। इसमें दे देखो, ये हिट्रोजाइगस है, दोनों दोनों पेरेंट हिट्रोजाइगस हैं। तो इसमें क्या आएगा? 1:7:7:1। तो इससे क्या लगता है आपको? देख के नहीं लगता कि 7 करेक्टर्स एक साथ हैं, फिर एक साथ है, एक अलग है, 7 एक साथ हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ करेक्टर्स में टेंडेंसी थी कि वो एक साथ रहते। ठीक है। तो इससे बेटसन और पुन्नेट ने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये हो रहा है कैसे, गेमेटिक कपलिंग और गेमेटिक रिपल्शन कहा उन्होंने। तो क्या कहा उन्होंने इसको? उन्होंने कहा कि देयर इज़ ए टेंडेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील्स टू रिमेन टुगेदर, कि जो डोमिनेंट अलील्स हैं एक ही क्रोमोसोम पे जितनी अलील्स हैं या जीन्स हैं, उनकी सबकी एक ही साथ जाने की टेंडेंसी होती है। ठीक है। तो उसने इसको कहा गेमेटिक कपलिंग। और दूसरी तरफ उसने कहा कि अगर कोई दो करैक्टर्स दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होंगे तो वो अलग अलग ही रहेंगे। ठीक है। तो इससे बाद में एक मॉर्गन था, TH मॉर्गन, एक और ज़बरदस्त साइंटिस्ट था। उसने 1910 में क्या किया, एक ड्रासोफिला मिलेनोगास्टर जो फ्रूट फ्लाई थी, है ड्रासोफिला पे इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो बायोलॉजिकल रिसर्च सबसे ज़्यादा इसमें हुई है, एनिमल्स में। ठीक है। इस पे उसने क्या किया? उसने कहा कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट यहाँ नहीं होती है इसके बीच में। तो किस लिए नहीं होती है? उसने कहा गेमेटिक कपलिंग और रिपल्शन की वजह से नहीं होती है। तो इसने इसको यहाँ पे वेरीफाई किया हुआ है। कैसे? उसने इसको कहा ये लिंकेज की वजह से है। उसने कहा ये गेमेटिक कपलिंग और जो रिपल्शन कुछ भी नहीं है, ये लिंकेज है। उसका कहना ये था कि जो एक करेक्टर, मतलब अलग अलग करेक्टर्स, अगर अलग अलग करेक्टर्स को जीन्स कंट्रोल करती हैं, आपको पता है, तो वो जो जीन्स अगर एक ही क्रोमोसोम पे होंगी तो वो एक ही साथ चलेंगी। ठीक है। अगली पीढ़ी में वो एक ही साथ जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि काले बाल, ठीक है, और ब्लैक हेयर और ब्लैक आइज़ एक ही क्रोमोसोम पे करेक्टर है, तो वो अगली जनरेशन में वो एक ही साथ जाएंगे। जो ऑफस्प्रिंग होगा, अगर जिसका रंग काला होगा तो उसकी आंखों का कलर भी काला ही होगा। तो उसने कहा ये गेमेटिक कपलिंग है। तो अगर दो करैक्टर हैं, कोई मान लो अलग अलग क्रोमोसोम पे है, ठीक है, मान लीजिए जो ब्लैक हेयर का कलर एक क्रोमोसोम पे है और जो ब्लैक आई का कलर दूसरी क्रोमोसोम पे है, तो वो एक साथ कभी नहीं होंगे, वो अलग अलग ही रहेंगे। ठीक है। तो मेंडल ने क्या कहा था कि जो F2 जनरेशन में हर एक करेक्टर जो है अपने आप को असॉर्ट करता है इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ उसकी एक्सेप्शन आ जाती है कि जो मेंडल को तब पता नहीं था, उसको पता नहीं था, उसको ये कहना चाहिए था कि
अगर दो करैक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम पे हों तो वही असार्ट हो सकते हैं अलग अलग, अगर एक पे हों तो वो नहीं होंगे। ठीक है, तो यही मॉर्गन ने क्या किया, इसकी मॉर्गन की जो रिसर्च थी ड्रासोफिला पे 1910 में, इसके बेसिस पे उसने एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, पहले आपने पढ़ी ना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अब आगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, तो उसने इसके क्या पास्टुलेट्स रखे, देखना बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको लिंकेज का आ जाता है तो पहले आपने लिंकेज लिखना है, इसकी डेफिनेशन मैंने आगे लिखी हुई है। ये टॉपिक आपने देखा होगा कि टॉपिक जो मैं आपको ये यहाँ लेक्चर देता हूँ ये थोड़े लंबे आपको ज़रूर लग रहे होंगे, लेकिन ये लंबे बच्चे इसलिए हैं क्योंकि मैं आपका ज़ीरो से शुरू करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर टॉपिक आपको समझ आ गया तो आप उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आपको 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है और 5 का भी आ सकता है। अगर आपको मटेरियल मैं कम दूंगा तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो फिर आप क्या करोगे, फंस जाओगे ना। तो इसलिए बच्चे ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो मॉर्गन ने दी थी, इसके पॉइंट्स देखो, बिल्कुल सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे हम। सबसे पहले उसने क्या कहा, नंबर ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज मोर देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि हमेशा क्रोमोसोम जितनी है किसी सेल में, जीन्स का नंबर उससे कहीं ज़्यादा होता है। जैसे आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात सुनी होगी, ठीक है, तो उसमें उन्होंने बोला है जैसे ह्यूमन में आपको पता है कितनी क्रोमोसोम्स होती हैं, 46 में भी जो 22 हैं पेयर्स, 22 एक जैसी होती हैं और एक्स और वाई क्रोमोसोम, मतलब 24 क्रोमोसोम्स मान लो। और उन्होंने कहा कि इसमें जीन्स कितनी होती हैं, 30 से लेकर के 40,000 तक की जीन्स होती हैं। तो अगर आप 30,000 जीन्स को डिवाइड करो क्रोमोसोम नंबर से जिस पे वो जीन्स हो सकती हैं 24 से, तो ये करीब करीब कोई 2000 के करीब आएंगी कि एक क्रोमोसोम पे 2000 जीन्स हैं। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ़ जीन्स आर ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जीन्स हो सकती हैं। जीन्स लाई इन ए लीनियर आर्डर इन द क्रोमोसोम पे ये जो जीन्स हैं ये बिल्कुल लीनियर आर्डर में जो होती हैं, बेसिकली जो डीएनए की बनी होती हैं सीक्वेंसेस, एक सीक्वेंस के बाद एक जीन के बाद दूसरे का नंबर आएगा, दूसरे के बाद तीसरे, जैसे मान लो माला है, लेकिन माला तो गोल होती है ना, ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये लीनियर होती हैं, तो जीन्स का आर्डर भी इसमें ऐसा ही होता है। तो तीसरा पॉइंट है, 1 क्रोमोसोम में कैरी ए नंबर ऑफ जीन्स ऑन इट, सेम आ गया कि अगर लीनियर आर्डर में होती हैं, क्रोमोसोम का नंबर कम होता है जीन से, तो इसका मतलब हुआ कि एक क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जीन्स होंगी। जीन्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम टेंड टू मूव टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर थ्रू द गमीट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक क्रोमोसोम पे जितनी जीन्स हैं वो एक ही साथ मूव करेंगी एक जनरेशन से लेकर के दूसरी जनरेशन तक। तो 5वां पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है कि सच जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम विच मूव टुगेदर, ऐसी जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे होती हैं जो एक साथ चलती हैं अगली जनरेशन में, हम इनको क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन्स। ठीक है, जो एक साथ चलती हैं एक ही क्रोमोसोम पे होती हैं उनको हम लिंक्ड कहेंगे, और जो उलट है इसका, जो एक क्रोमोसोम पे नहीं होती वो एक साथ आ नहीं सकती, उनको हम अनलिंक्ड जीन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो शेमा पॉइंट देखो, जीन्स प्रेजेंट ऑन 1 क्रोमोसोम जिनको हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं कैन बी टाइटली अरेंज्ड आर स्पेस्ड अपार्ट। ये एक क्रोमोसोम पे पास पास भी हो सकती हैं, बिल्कुल पास पास, या कुछ दूरी पे भी हो सकती हैं, इनका डिस्टेंस वेरी कर सकता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लिंकेज। लिंकेज का मतलब है कि उन जीन्स की कैपेसिटी के एक दूसरे के साथ ही रहना। ठीक है, लिंकेज का क्या मतलब है कि उन जीन्स की एक कैपेसिटी, लिंक्ड जीन्स की कैपेसिटी टू रिमेन टुगेदर, कि उनके बीच में अगर कम डिस्टेंस होगा तो वो हमेशा लिंक्ड रहेंगी, अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा आ गया तो फिर जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा चांस होगा उसमें क्रॉसिंग ओवर होने का। ये लिंकेज के बाद आपका अगला टॉपिक क्रॉसिंग ओवर ही है। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्रॉस हो जाता है, जो 2 क्रोमोसोम होती हैं ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे मैंने अब 22 पेयर्स बोल लिया आपको, शाली क्रोमोसोम जो होती हैं हमारे इंसानों में, उसमें क्या होता है कि 22 तो बिल्कुल पेयर्स होते हैं, होमोलोगस पेयर्स बोलते हैं, उसमें हर एक एलील एक क्रोमो, क्योंकि आपको पता है वो हमें जब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी हमें बताते हैं कि
23 क्रोमोजोम में 23 हमारे पेरेंट फादर से आती हैं, 23 हमारी मदर से आती है। तो उसमें 23 कौन सी होती हैं? अगर तो मान लीजिए हम लड़का हैं तो 22 प्लस एक वाई फादर से आएगी और 22 प्लस एक्स एक कहाँ से आएगी? मदर से, या उलट भी हो सकता है। ठीक है, फादर से एक्स भी आ सकती है, तो मदर से तो हमेशा एक्स ही आएगी। ठीक है, समझ गए ना? तो वो जो 22 क्रोमोजोम्स है ना, उनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं। और जो 2 क्रोमोजोम बच गई एक्स और वाई, ये आ गई सेक्स क्रोमोजोम्स। तो जो ऑटोजोम क्रोमोजोम्स होती हैं, ऑटोजोम्स, वो होमोलोगस क्रोमोजोम्स होती हैं। ठीक है, तो उन होमोलोगस क्रोमोजोम्स में मियासिस के टाइम पे जब गमीट्स बनते हैं, ठीक है, जब गमीट्स बनते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो वो जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स में क्रॉसिंग ओवर होता है। ये अगला जो आपका टॉपिक है ना, उसमें क्रॉसिंग ओवर बड़ी डिटेल से मैंने बताया हुआ है, ये आपको चिंता की बात नहीं है। आप सिर्फ यही समझो कि जितना कम डिस्टेंस होगा दो अलील्स के बीच या जीन्स के बीच, उतनी ही ज़्यादा वो लिंक्ड होंगी, उनके बीच में कोई परेशानी नहीं आएगी, वो एक ही साथ चलेंगी। पर अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर क्या होगा? उसमें क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, फिर वो लिंकेज को तोड़ देती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना पहले कि मेंडल का लॉ जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट था, उसकी एक्सेप्शन थी लिंकेज, और लिंकेज को तोड़ने की एक्सेप्शन क्या है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अगर लिंकेज आ गया तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं रहेगी, अगर क्रॉसिंग ओवर बीच में हो गया तो लिंकेज नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना क्रोमोजोम पे दो जीन्स के बीच में, हम इसको कैसे मापते हैं? इस डिस्टेंस को मापने का यूनिट है सेंटीमॉर्गन। ठीक है, CM भी बोलते हैं। और ये सेंटीमॉर्गन क्या है? ये समझ लो प्रोबेबिलिटी है। और इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे मानते हैं? इसका हमने 1% प्रोबेबिलिटी एक यूनिट रखा हुआ है। ठीक है, अगर इसका डिस्टेंस हम 1 मानते हैं तो उसका मतलब है 1% इसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी है रिकम्बिनेशन की, 1% प्रोबेबिलिटी रिकम्बिनेशन की। ये सेंटीमॉर्गन बेसिकली आपका वही डिस्टेंस है। ठीक है, तो 8वां देखो पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन। कि अगर लिंकेज पास पास होगी, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज मतलब, और उनमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी लिंकेज की। अगर डिस्टेंस कम है तो जो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर लिंकेज का स्ट्रेंथ ज़्यादा है मतलब उसमें डिस्टेंस कम है, तो उसमें रिकम्बिनेशन की गुंजाइश नहीं होगी। उलट है, अगर लिंकेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो रिकम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी कम होगी। और अगर लिंकेज की स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब है कि उसमें अगर जीन्स में डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ रिकम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन द टू लिंक्ड जीन्स, कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा दो लिंक्ड जीन्स के बीच में, उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होगी रिकम्बिनेशन की या क्रॉसिंग ओवर की। ठीक है, समझ गए ना? और दूसरी तरफ से उल्ट होगा। तो अगले पेज पे आ जाइए फिर। अब आप इसमें आप ये देखिए कि 9वां पॉइंट जो बना है, लिंकेज इज़ ब्रोकन बाई क्रॉसिंग ओवर। ये अब मैंने आपको बता दिया कि जैसे इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को ब्रेक किया लिंकेज ने, और लिंकेज को ब्रेक किसने कर दिया? क्रॉसिंग ओवर ने। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर होती है हमेशा बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोजोम्स। होमोलोगस क्रोमोजोम्स मैंने आपको बता दिया है, ये एक जैसी क्रोमोजोम्स होती हैं, जीन टू जीन आइडेंटिकल होती हैं। ये जैसे हमारी जो 22 माता से आती हैं, 22 पिताजी से आती हैं, ये एक जैसी क्रोमोजोम्स होती हैं। इन्हीं में क्रॉसिंग ओवर होता है, बाद में जब गमीट बनने होते हैं तब होता है, मियासिस में। ठीक है, तो जो क्रॉसिंग ओवर फ्रिक्वेंसी है, जो क्रॉसिंग ओवर होने की कैपेसिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट जीन्स। ये जो पिछला ही पॉइंट है, बार उसको एक बार से और बीच में आ गया, पक्का हो गया आपका। ठीक है, कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर क्रॉसिंग ओवर का जो मतलब जीन में डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर की जो वहाँ नहीं होगी संभावना। ठीक है, हाउएवर द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैन नॉट बी मोर देन 50%। तो क्रॉसिंग ओवर कितनी हो सकती है? सिर्फ 50%। क्यों? ये आपको क्रॉसिंग ओवर में बताया जाएगा। क्योंकि जो क्रोमोजोम होती है ना, जो क्रोमोजोम का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें वो डबल क्रोमेटिड होती हैं। डबल क्रोमेटिड का मतलब है कि जो एक क्रोमोजोम है उसमें 2 क्रोमेटिड्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो एक ही
अगर मान लें होमोलोगस क्रोमोसोम का हम जिक्र करते हैं तो उसमें कितनी होंगी, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड हो गई और 2 क्रोमोसोम में होमोलोगस में 4 क्रोमैटिड होंगी। उसमें जो एक ही क्रोमोसोम की 2 क्रोमैटिड होंगी हम उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, और जो दूसरी क्रोमोसोम की भी 2 होंगी उनको भी सिस्टर बोल लेंगे। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, ये हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है, कि जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, एक क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम की होमोलोग की, दूसरी क्रोमैटिड दूसरे होमोलोग की, उसमें होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 2 क्रोमैटिड्स होती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, सिर्फ 2 ही में होता है। होती कितनी है, 4, लेकिन उसमें क्रॉसिंग ओवर कितनी में पॉसिबिलिटी है, 2 में। इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर की जो परसेंटेज है ये सिर्फ 50% होगी। ठीक है बच्चे, तो ये देखो एक 10वां पॉइंट और बनाया गया है, जीन्स प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट वन लिंकेज ग्रुप, कि एक क्रोमोसोम पे जितनी भी जीन्स हैं जो एक साथ चलती हैं उनको हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। जीन्स को बोलेंगे लिंक्ड जीन्स और उस ग्रुप जीन्स के ग्रुप को बोलेंगे लिंकेज ग्रुप। इसका मतलब है कि जितनी क्रोमोसोम्स होंगी किसी ऑर्गेनिज्म में उतने ही लिंकेज ग्रुप होंगे। और क्रोमोसोम्स कितनी होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, ये आपको भी पता है। इसका मतलब है लिंकेज ग्रुप जो ये आपको, जैसे हैप्लाइड नंबर, ठीक है, मान लीजिए हमारे में 23 है हैप्लाइड नंबर, ठीक है, 20 हम में कितनी 46 क्रोमोसोम्स होती हैं ना इंसानों में, तो उसमें कितना होगा जो लिंकेज ग्रुप जो कितने होंगे, जितनी क्रोमोसोम्स होंगी 23, 46 नहीं, जितना एन नंबर होगा, एन का मतलब हैप्लाइड, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। वैसे ही ड्रासोफिला में एन 4 दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें 4 लिंकेज ग्रुप्स होंगे। पाइजम पी में जिसने मेंडल ने किया था उसका 7 होता है एन, इसका मतलब उसमें 7 जो लिंकेज ग्रुप्स हैं। और जिया मेज़ जिसको आप मक्की बोलते हो मेज़, इसमें 10 होती हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, हैप्लाइड क्रोमोसोम्स 10 है हैप्लाइड नंबर, तो इसमें कितने लिंकेज ग्रुप्स हुए 10। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से देखिए आप आगे लिंकेज 2 तरह की होती है, एक होती है कंप्लीट और दूसरी होती है इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, तो इसमें फ़र्क क्या है, ये बच्चे क्वेश्चन, ये जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, ये आपको नीट में भी काम आएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की और ये मेडिकल सब्जेक्ट रखे तो ये आपके ग्रेजुएशन में भी नोट्स होंगे। अगर आप एमएससी करने चले गए तो ये एमएससी में भी आपको रेफरेंस होगा, समझे नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी आपको कि बाहर से। और अगर कभी आपने केएस का या आईएएस के एग्ज़ाम में अपीयर हुए तो फिर आपको पता चलेगा ये नोट्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे ये जो जब हमारी क्लासेस लगेंगी, जब हम रिवीजन करेंगे, जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तब आपको ये क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे जैसे आपकी टिप्स पे हैं। आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी। अगर देखो आपको टॉपिक आता हो तो आप आराम से लिख सकते हो, पर अगर आपको टॉपिक के बारे में पता नहीं है तो आप लिख नहीं पाओगे। अच्छा देखो, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज का डिफरेंस क्या है, कि देखो कंप्लीट में क्या दिया हुआ है, व्हेन 2 जीन्स आर लोकेटेड क्लोजली ऑन क्रोमोसोम, जब 2 जीन्स किसी क्रोमोसोम पे बिल्कुल पास पास होती हैं, एक साथ रहती हैं और दूसरी पीढ़ी में भी एक साथ ही जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, और इन जीन्स को जो इतनी क्लोज होती हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने का कोई चांस नहीं होता, वो एक साथ ही जाती हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ब्लैक हेयर और ब्लैक आई कलर, ठीक है, आप कोई देखना कि कोई ऐसा बंदा आपको दिखता है जिसके बाल तो बहुत काले हों और आंखें जिसकी जो हों ग्रीन हो या ब्राउन हो, वो आपको दिखेगा नहीं। ये मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, दस द पेरेंटल कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स इज़ इनहेरिटेड एज सच बाय द यंग वंस। तो क्या होता है कि ये जब 2 जीन्स में, ये जो 2 लिंक्ड जीन्स हैं, इनमें अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो तो ये एक ही साथ मूव करती हैं अपने यंग वंस में। ठीक है, तो ये कंप्लीट लिंकेज इसी ने देखी थी, किसने भला, मॉर्गन ने। कहाँ देखी थी उसने, मेल ड्रासोफिला में। याद रखना मेल ड्रासोफिला में ये होती है। ठीक है बच्चे, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ठीक है, और क्या होता है इसमें, F1 हाइब्रिड इज़ ऑलवेज यूज्ड एज ए फीमेल पेरेंट। इसमें जो F1 हाइब्रिड है उसको हमेशा ही क्या बनाते हैं, फीमेल पेरेंट। ठीक है, क्यों,
नो रिकम्बिनेंट टाइप्स सीन, ओनली पेरेंटल कम्बिनेशन इन द रेशियो 1:1। इस केस में क्या होता है, रिकम्बिनेशन बिल्कुल ही नहीं होती है, कि जो जीन्स हैं इतनी लिंक्ड हैं कि रिकम्बिनेशन होती नहीं। तो जो पेरेंट्स में, मदर में या फादर में कम्बिनेशंस होंगी वही उसमें होंगी इसके यंग वंस में। ठीक है, ये बड़े ध्यान देने वाली चीज़ है। इसको आप फिर से एक बार देख सकते हो कि जो ड्रासोफिला, मेल ड्रासोफिला है, इसमें रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। इसमें बिल्कुल रिकम्बिनेशन नहीं होती, इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर इसमें नहीं होती। इसका मतलब है इसमें टोटल लिंकेज होती है, कंप्लीट लिंकेज। और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या हो गई, ये देखो बड़े आराम से आगे दिया हुआ है। जब जीन्स एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंटली लोकेटेड होती हैं, दूर दूर होती हैं, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होने का चांस होता है, इसको इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। ठीक है, इसमें दो पास वाली जीन्स जो एडजेसेंट जीन्स है ना, दो, उनके सेपरेट होने का चांस होता है। वो अलग अलग गमीट्स में जा सकती हैं और अलग अलग ऑफस्प्रिंग में भी जा सकती हैं। तो इसकी एग्जांपल वही जो स्वीट पी की मैंने आपको दिखाई थी, इसमें जो लिंकेज देखी थी ना उन्होंने, बेटसन और पुन्नेट ने, तो ये जो इनकम्प्लीट लिंकेज थी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लिंकेज का क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अब आपको ये 2 नंबर का एक और आ सकता है कि व्हाट आर लिंकेज मैप्स। तो लिंकेज मैप्स क्या होते हैं, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम। लिंकेज मैप किसी जीन पे दिखाता है कि कितनी जीन्स हैं और वो कितने कितने डिस्टेंस पे हैं। तो डिस्टेंस मैंने बोला आपको कि कैसे मापा जाता है, डिस्टेंस मापा जाता है सेंटीमॉर्गन में, या उसको मैप यूनिट भी बोलते हैं। उसका डिस्टेंस का मेजरिंग यूनिट क्या है, सेंटीमॉर्गन। और 1% रिकम्बिनेशन, मतलब रिकम्बिनेशन यूनिट है वो बेसिकली मैप यूनिट। तो जैसे अगर 1% होगा तो इसका मतलब है वो 1 सेंटीमॉर्गन है। ठीक है, तो लिंकेज में रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जीन्स आने क्रोमोसोम एंड द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस बिटवीन ईच ऑफ देम, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। मैप डिस्टेंसेस आर गिवन बाय रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, इट्स यूनिट इज़ मैप यूनिट आर सेंटीमॉर्गन। और ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर लिखा है दूसरा करके, ये एक 1 मैप यूनिट किसके बराबर है, 1% ऑफ रिकम्बिनेशन, या इसको 1 सेंटीमॉर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, टुडे जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम। ये बच्चे, जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था ना 95 में, तो इसकी उन्होंने लिमिट रखा था एक कि इसको 2005 तक 10 साल का टाइम दिया। तो उन्होंने क्या किया था, ह्यूमन जीनोम की जीन्स को सीक्वेंस किया था। सीक्वेंस मतलब पता लगाना कि कौन कौन सी जीन्स हैं इसमें और कितनी कितनी दूरी पे हैं। ठीक है, और उनका क्या सीक्वेंस है, क्या है जो उसका न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन सी होती हैं। तो उसको देखने के लिए ये जेनेटिक मैप्स या ये जो आपको हमने बोले लिंकेज मैप,